हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के समावेशी शिक्षा विषय के वर्ष 2020 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने 2023, 2022, 2021 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निःशुल्क जन अधिकार की घोषणा कब की? ऑप्शन ए है 14 दिसंबर 1974 में, बी है 11 दिसंबर 1975 में, सी है 12 दिसंबर 1974 में और डी है 9 दिसंबर 1975 में। तो पहले का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, 9 दिसंबर 1975 में। प्रश्न का दूसरा है, दृष्टिबाधितों के लिए लिपि है। ऑप्शन ए है ब्रेल लिपि, बी है हिंदी लिपि, सी है अंग्रेजी लिपि और डी है संस्कृति लिपि। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि का विकास लुईस ब्रेल ने किया था। प्रश्न का तीसरा है, विशेष आवश्यकता शिक्षा विश्व सम्मेलन सलमानकता किस वर्ष आयोजित किया गया? ऑप्शन ए है 1994, बी है 1993, सी है 1995 और डी है 1992। तो तीसरा का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, 1994। प्रश्न के चार है, हकलाने के कारण है। ऑप्शन ए है वंशानुक्रम, बी है वातावरण और सी है उक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, उक्त दोनों। हकलाने का दोनों कारण हो सकता है, वंशानुक्रम यानी जन्म से ही वो बच्चा हकला सकता है और किसी कारणवश बाद में भी हकला सकता है। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न के पाँच है, भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू किया? ऑप्शन ए है 1986, बी है 1987, सी है 1989 और डी है 1988। तो पांचवा का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, 1987। प्रश्न के छः है, टेलर फ्रेम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है दृष्टिबाधित बालकों के लिए, बी है श्रवण बाधित बालकों के लिए, सी है मानसिक मंदता के लिए और डी है विशिष्ट अधिगम अक्षमता के लिए। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, दृष्टि बाधित के लिए। प्रश्न के साथ है, बालक समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखते हैं कैसे? ऑप्शन ए है समाजीकरण को कैसे सीखते हैं? विद्यालय से, बी है रुचियों से, सी है परिवार से, डी है उपयुक्त सभी से। तो बच्चा सबसे पहले तो परिवार से सीखता है समाजीकरण, उसके बाद विद्यालय में आता है तो वहाँ से सीखता है। फिर जब ये दो सही हो गया तो डी ही सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। ये रुचि हो गया यानी इंटरेस्ट से, जब वो भी इंटरेस्ट भी लेने लगता है अपना समाजीकरण में यानी घुल मिल के सबके साथ रहने का, तो ये भी उसी में आ जाएगा, ये भी सही उत्तर होगा। यानी तीनों सही हैं तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी से। प्रश्न संख्या 8 है, परामर्श का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है आत्मज्ञान, बी है आत्मस्वीकृति, सी है सामाजिक सामंजस्य और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका भी ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 9 है, गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं इन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए SCRT, ये नहीं होगा, बी है NCRT, ये भी नहीं होगा, सी है ICET। ICET का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड कॉमन इंट्रेंस टेस्ट, तो ये भी नहीं होगा, ये तो एग्ज़ाम कराता है। और डी है NGO। NGO सही उत्तर होगा। NGO जो है गैर सरकारी संगठन को हिंदी में ही तो NGO कहते हैं। NGO का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसी को हिंदी में कहते हैं गैर सरकारी संगठन। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 10 है, मंडली मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल संख्या है, कितनी संख्या है? इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, 10। मंडली मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में 10 संख्या है, जिनके नाम है लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, बरेली, अयोध्या एवं गोरखपुर। ये 10 जो है मंडली मनोविज्ञान केंद्र है उत्तर प्रदेश में। प्रश्न संख्या 11 है, निम्न में से किस बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है? किसे बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए है थार्नडाइक, बी है कोहलर, सी है टिचनर और डी है बिने। तो इसका ऑप्शन डी से उत्तर होगा, बिने। प्रश्न संख्या 12 है, टर्मन के अनुसार सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है, तो इसका ऑप्शन डी से उत्तर होगा, 90 से 110। प्रश्न संख्या 13 है, राष्ट्रीय न्याय अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1999, बी है 1988, सी है 1998 और डी है 2000। तो 13 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, 1999। प्रश्न संख्या 14 है, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है देहरादून, बी है सिकंदराबाद, सी है मुंबई और डी है नई दिल्ली। तो दृष्टि बाधित जो बच्चे होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं दिव्यांगजन, उनके लिए ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, देहरादून। देहरादून में उनका
जो राष्ट्रीय संस्थान है स्थित है। ऑप्शन डी दिया है नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय विकलांग संस्थान स्थित है। और जो स्पेशल है केवल दृष्टिबाधितों के लिए, वो देहरादून में स्थित है। प्रश्न संख्या 15 है, व्हाइट केन डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 15 अक्टूबर, बी है 5 अक्टूबर, सी है 4 अक्टूबर और डी है 8 अक्टूबर। तो 15 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा 15 अक्टूबर। इसके बाद हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, श्रवण क्षीणता के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? उत्तर, श्रवण क्षीणता का मतलब कि सुनने में कमजोरी के प्रमुख प्रकार बताइए, इसका बताना है। तो श्रवण क्षीणता के प्रमुख प्रकार निम्नवत हैं। पहला है कम श्रवण बाधित बालक, दूसरा है मंद श्रवण बाधित बालक, तीसरा है गंभीर रूप से श्रवण बाधित बालक और चौथा है पूर्ण रूप से श्रवण बाधित बालक। यानी एक बच्चा होगा जो थोड़ा सा कम सुनेगा और दूसरा बच्चा उससे जो कैटेगरी बड़ा वाला होगा वो होगा उसमें बिल्कुल कम सुनाई देगा, और तीसरे में गंभीर रूप से उसको सुनाई नहीं देता और चौथे में बिल्कुल सुनाई ही नहीं देता है। ये 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। केवल यहाँ पे प्रकार ही बताना था। ये अति लघुत्तरीय का प्रश्न है, एक नंबर के ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें इन सब के बारे में नहीं लिखना है, नहीं तो समय बहुत कम रहता है और प्रश्न 40 पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, विशेष अधिगम निःशक्तता के प्रकार का नाम लिखिए। यहाँ पे भी केवल प्रकार बताना है। तो विशेष अधिगम निःशक्तता के प्रकार निम्न है। पहला है डिसलेक्सिया, डिसलोक्सिया है नहीं है, डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकार होता है। जैसे वाज को बच्चा वाज और सा जो होता है इंग्लिश में वर्ड सा, इसमें अंतर नहीं कर पाता है, वो कन्फ्यूज हो जाता है कि कौन सा वाज है कौन सा सा है, उसमें पढ़ने में कठिनाई होती है। दूसरा है डिस्ग्राफिया, उसमें लिखने से संबंधित कठिनाई होती है, ठीक से लिख नहीं पाता है। डिसकैलकुलिया है, गणितीय कौशल संबंधी विकार होता है डिसकैलकुलिया। और डिसप्रेक्सिया है, लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार होता है। ये 4 प्रकार हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 18 है, पिछड़े बालकों की एक विशेषता बताइए। एक ही विशेषता बताना है। उत्तर, पिछड़े बालकों की विशेषता है, हमने 3 बताया है, आपको कोई भी एक याद रहे लिख दीजिएगा। पहला है, पिछड़े बालक बार बार समझाने पर भी समझते हैं। दूसरा, पिछड़े बालक विद्यालय के पाठ्यक्रम को समय से पूर्ण नहीं कर पाते हैं। और तीसरा, पिछड़े बालक गृह कार्य नहीं करते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? उत्तर, समस्यात्मक बालक ऐसे बालक जो कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं जो समस्या का कारण बन जाता है, उन्हें समस्यात्मक बालक कहते हैं। जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, विद्यालय से भाग जाने वाले बच्चे, ये सभी समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। ये प्रश्न 3-4 बार पूछा जा चुका है, लगभग हर साल पूछा जाता है। ये बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। प्रश्न संख्या 21 है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान किस प्रकार करते हैं? उत्तर, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान परीक्षण द्वारा किया जाता है जो निम्न है। पहला है बुद्धि परीक्षण वाला। बुद्धि परीक्षण जब भी बच्चे का किया जाता है तो उसका बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर आता है, इससे प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान हो जाती है। उपलब्धि परीक्षण द्वारा वो हमेशा अव्वल आता है अपने क्लास में। अभिरुचि द्वारा वो बहुत इंटरेस्ट लेता है किसी भी काम को करने में, इससे भी उसकी पहचान की जा सकती है। और निरीक्षण द्वारा आप उसको उसके हाव भाव व्यवहार को भी देख के पता लगा सकते हैं कि ये प्रतिभाशाली बच्चा है। इन सभी के द्वारा बच्चे को प्रतिभाशाली होने की पहचान होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, बाल अपराध रोकने के 2 उपाय लिखें। उत्तर, बाल अपराध रोकने के निम्न उपाय हैं। पहला है बाल गृह। बाल गृहों में उपेक्षित बच्चों को आवास, शिक्षा, चरित्र निर्माण एवं नैतिक खतरों से सुरक्षा इत्यादि की प्रमुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इन्हें अनैतिक बालकों को सुधारने के आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, अन्वेषण विधि की खोज किसने की? उत्तर, अन्वेषण विधि के जनक H.E. आर्मस्ट्रांग को माना जाता है। अन्वेषण विधि को खोज विधि भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, कृत्रिम अंगों का निर्माण क्या कहलाता है? उत्तर, कृत्रिम अंगों का निर्माण अंग प्रत्यारोपण कहलाता है। प्रश्न संख्या 25 है, शरीर के आधे से अधिक भाग में अवरुद्ध गति अक्षमता का नाम लिखिए। उत्तर, शरीर के आधे से अधिक भाग में अवरुद्ध गति अक्षमता को प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात कहते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, समायोजन एवं परिष्करण में क्या अंतर है? तो पहला है समायोजन। मनुष्य अपने जीवन को समाज के परिवेश के साथ समायोजित करने का प्रयास करता है और उसके पश्चात वह अपने व्यवहार में सामाजिक स्तर के अनुसार आंशिक या पूर्ण परिवर्तन करता है, उसी को समायोजन कहते हैं। ये देखिए कुछ अनुकूलन के जैसा है, यानी समाज के साथ अनुकूलित होना ही समायोजन कहलाता है। दूसरा है परिष्करण। किसी चीज़ के दोष या बुराइयों को ठीक या दूर करने की क्रिया
का भाव या भाव परिष्करण कहलाती है। यहाँ पे ये उपचार के जैसा लग रहा है, किसी बुराइयों को दूर करने को परिष्करण कहते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, शरीर के अंगों में असमन्वित गति क्या कहलाती है? उत्तर, शरीर में अंगों के असमन्वित गति को गति विभ्रम कहते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, सहायक उपकरणों का निर्माण की प्रक्रिया का क्या नाम है? उत्तर, सहायक उपकरणों के निर्माण की प्रक्रिया का कोई एक निश्चित नाम नहीं है। यह प्रक्रिया उपकरण के प्रकार, निर्माण सामग्री और जटिलता पर निर्भर करती है, लेकिन सामान्य तौर पर सहायक उपकरणों के निर्माण में निम्नलिखित चरण शामिल है। प्रोटोटाइपिंग पहला है, दूसरा डिजाइन, तीसरा परीक्षण, चौथा निर्माण और पांचवा प्रमाणीकरण। प्रश्न संख्या 29 है, निःशक्तता के प्रतिमान के नामों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, निःशक्तता के प्रतिमान के नाम निम्न है। पहला है श्रवण ह्रास, दूसरा चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता, दूसरा है मानसिक मंदता, चौथा दृष्टिबाधिता, पांचवा अस्थिबाधिता। प्रश्न संख्या 30 है, आप कक्षा कक्ष में श्रवण निःशक्त बच्चों की पहचान कैसे करेंगे? यानी ये सुनने में कठिनाई महसूस कर रहे हो, उनकी पहचान कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर लिखेंगे, कक्षा में श्रवण निःशक्त बच्चों की पहचान निम्न तरीकों से करते हैं। पहला है, श्रवण बाधित बालक कक्षा में सुनने के लिए अपने कानों को एक तरफ कर लेते हैं, यानी उनको कम सुनाई देता है तो ऐसे झुक जाते हैं और एक तरफ कर लेते हैं, तो इससे आप पहचान कर सकते हैं कि उसको सुनने में कठिनाई हो रही है। दूसरा है, श्रवण बाधित बालक सामान्य ध्वनि पर शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इसका अर्थ है कि जो सामान्य ध्वनि वो बोलता है शिक्षक, उनको सुनाई ही नहीं देता है, इसलिए वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। तो इससे भी श्रवण निःशक्त बच्चों की पहचान की जा सकती है। इसके आगे हम लोग लघु त्रिप्रश्नों को पढ़ेंगे। लघु त्रिप्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में देना होता है और 2-2 नंबर के होते हैं। पहला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं? उत्तर, समावेशी शिक्षा के विकास हेतु निम्न कदम उठाए गए हैं। पहला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, दूसरा दिव्यांग जन अधिकार PWD एक्ट 1995, तीसरा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005, चौथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक RTE एक्ट 2009, पांचवा नई शिक्षा नीति NEP 2020। देखिए, इस सबका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, कई बार अति लघुत्री में फुल फॉर्म ही पूछ देता है। ये PWD का फुल फॉर्म होता है पीपुल विथ डिसेबिलिटीज़, और दूसरा है NCF का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और RTE है, RTE एक्ट का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट, और NEP का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो कई बार ये अति लघुत्री प्रश्न में ये फुल फॉर्म भी पूछ देता है। इसके नीचे दिया हुआ है, शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्त के अवसर मिलने चाहिए। देश के हर नागरिक को शिक्षा बालक बालिका साथ मिलकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर वंचित समूहों, महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों आदि सभी को शैक्षिक अवसर की बराबरी हो। आगे दिया है इसमें, भारतीय संविधान में समावेशी शिक्षा हेतु प्रावधान। पहला है अनुच्छेद 15, धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और अनुच्छेद 45 में कहा गया है 6 वर्ष तक आयु वाले बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 21 क में कहा गया है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। उसके बाद है RTE अधिनियम संशोधन 2012, सभी अक्षमताओं वाले बच्चों को स्कूल में सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा व गंभीर अक्षमताओं वाले बच्चों को घर में शिक्षा का अधिकार। और इसके आगे है समावेशी शिक्षा के प्रमुख प्रारंभिक कार्य। कोठारी आयोग 1964 से 66 में, और समेकित शिक्षा योजना 1974 में, और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक RTE एक्ट 2009। ये सभी समावेशी शिक्षा के प्रारंभिक कार्य थे। ये इसमें पूछा हुआ था कि समावेशी शिक्षा के विकास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं, तो इतने सारे कदम हमने बता दिया। इसमें ये थोड़ा लंबा प्रश्न हो गया, क्योंकि इसको और छोटा करेंगे तो फिर कुछ चीज़ें छूट जाती। तो आप इतना पढ़ेंगे, जितना याद आएगा आप उतना आंसर एग्जाम में लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम
प्रतिभाशाली, सृजनात्मक, मंदबुद्धि, शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ, पिछड़े बच्चे, बाल अपराधी, असमायोजित, समस्याग्रस्त, सामयिक, अस्थिरता युक्त आदि प्रकार के बच्चे विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। यानी जो सामान्य बच्चे होते हैं जिनका आईक्यू होता है 90 से 110, इनको छोड़ के बाकी जो भी बच्चा होता है किसी भी स्तर का हो, ये सब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे के अंतर्गत आते हैं। इसमें नीचे दिया हुआ है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों से विशिष्ट लक्षण वाले होते हैं। इसमें विशिष्ट प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। यह अंतर्मुखी, निराशावादी, संवेगिक, स्थिर, शर्मीले, निष्क्रिय, आत्मकेंद्रित, चिंताग्रस्त, निर्भर प्रवृत्ति, कभी कभी उग्र एकांकी भावना वाले होते हैं। इनकी पहचान निम्न तरीकों से कर सकते हैं। पहला है मानसिक परीक्षण द्वारा, दूसरा है शैक्षिक परिणामों के द्वारा, तीसरा है व्यवहार के अवलोकन द्वारा, चौथा है समाज मिति एवं साक्षात्कार द्वारा। प्रश्न संख्या 33 है अस्थिबाधित बालकों की समस्याएं बताइए। उत्तर अस्थिबाधित बालकों की समस्याएं। अस्थिबाधित बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनकी एक या अधिक हड्डियों में दोष आ गया हो या क्षतिग्रस्त हो गई हो, जिससे तो सामान्य बच्चों के साथ शारीरिक हाथ पैर में कार्य करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। आगे दिया है उपचार सुविधाओं का अभाव। दूसरा कारण है समस्या है सरकार द्वारा विशिष्ट बालकों को सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु अभी भी कमी महसूस की जा रही है। अस्थि बाधित बालकों की सुलभ उपचार नहीं मिल पा रहा है। तीसरा है प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी। अस्थिबाधित बालकों के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की आज भी कमी है, जिससे बहुत से अस्थिबाधित छात्र शिक्षा से वंचित हैं। अतिरिक्त कक्षा की कमी। सामान्य बालकों के लिए तो सामान्य कक्षा पर्याप्त मात्रा में पाए जा रहे हैं, परंतु अस्थिबाधित छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षा की कमी है। देखिए, जो भी शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं या अस्थिबाधित बालक होते हैं या फिर किसी भी डिसेबिलिटी से पीड़ित बालक होते हैं, उनको एक विशेष टीचर पढ़ाता है, उनको विशेष टीचर की नियुक्ति की जाती है। उसमें धैर्य ज़्यादा होता है और वो ऊबता नहीं है, बच्चों को धीरे धीरे पढ़ाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे ही सीखते हैं। तो ऐसे शिक्षकों की कमी है और उनके लिए कुछ अतिरिक्त कक्षाएं भी चलती हैं, जिससे कि अगर जो उनको सामान्य कक्षा में कुछ समझ में ना आए, उनको कठिनाइयों को उसमें अतिरिक्त कक्षाओं में दूर किया जाता है। ऐसे कक्षाओं की भी कमी है। तो ये तीसरा समस्या हो जाएगा अस्थिबाधित बालकों की शिक्षा में। प्रश्न संख्या 34 है प्रतिभाशाली बालकों की परिभाषा द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। इनकी श्रेष्ठता ही इनको अन्य बालकों से पृथक पंक्ति यानी अलग पंक्ति में खड़ा कर देती है। कुशाग्र बुद्धि व अपनी प्रतिभा के कारण इन बालकों की समूह व समाज में अलग पहचान होती है। वह बालक जिसकी मानसिक आयु अपने जीवन की आयु के अनुपात में औसत से बहुत अधिक हो, उसे प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। प्रतिभाशाली बालक की IQ 120 से 140 के मध्य होती है। देखिए, टर्मन ने माना है 140 के ऊपर, कई मनोवैज्ञानिकों ने माना है 120 से ऊपर। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे तो आप लिख सकते हैं 140 से ऊपर इनकी IQ होती है, या फिर 120 से 140 लिखेंगे तब भी सही होगा। कुछ विद्वानों ने प्रतिभाशाली बालकों की परिभाषा निम्न प्रकार से दिए हैं। पहला है हेमिंगहर्स्ट के अनुसार, जो निरंतर किसी कार्य क्षेत्र में कुशलता का परिचय देता है उसे प्रतिभाशाली बालक मानते हैं। दूसरा परिभाषा हो जाएगा टर्मन और ओडन के अनुसार, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तियों के गुणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की विविधता में औसत वाले बालक से श्रेष्ठ होते हैं। यानी जो औसत बालक होता है उससे उच्च होते हैं इन सभी क्षेत्रों में। शारीरिक गठन में भी, सामाजिक में वो सामाजिक होते हैं, सबसे मिलजुल के रहते हैं। और वो शिक्षा यानी शैक्षणिक क्षेत्र में भी, यानी जो शिक्षा में भी अच्छे अंक लाते हैं और क्लास में अव्वल आते हैं। प्रश्न संख्या 35 है बाल अपराध के प्रमुख कारण लिखिए। उत्तर बाल अपराध के प्रमुख कारण निम्न है। इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे आनुवंशिक कारण, फिर पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक कारण। तो आनुवंशिक कारण में पहला है अपराधी प्रवृत्ति। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बालकों को अपराधी प्रवृत्ति अपने माता पिता के वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त होता है। ये आनुवंशिक कारण में हम पढ़ रहे हैं, तो केवल आनुवंशिक कारणों को ही पढ़ेंगे, तो इसलिए वंशानुक्रम होता है। और जो सामाजिक कारण पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे वातावरण भी प्रभावी होता है उसके अपराधी प्रवृत्ति के कारण में। दूसरा है
शारीरिक कारण, बालक के शारीरिक दोष उसके तिरस्कार के कारण बनते हैं। इस तिरस्कार से उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। फलस्वरूप वह तिरस्कार का बदला लेने के लिए दूसरों को कष्ट देने और सताने का अपराध करने लगता है। तीसरा है यौनांगों का तीव्र विकास। जिन बालकों और बालिकाओं के यौनांगों का तीव्र विकास होता है वे अनेक प्रकार के काम संबंधी अपराध करने लगते हैं। और दूसरा जो है, इसके बाद ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है वंशानुक्रम कारण, और ये है मनोवैज्ञानिक कारण। इसमें पहला है मानसिक रोग। बालकों के मानसिक रोग उनको अपराधी बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन रोगों से ग्रस्त बालकों में मानसिक तनाव, विचार शून्यता, असंतुलन या अंतर्द्वंदता उत्पन्न हो जाता है। ऐसी दशा में वे अपना आत्मनियंत्रण खोने के कारण अपराध कर बैठते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, परामर्शदाता के गुण स्पष्ट कीजिए। उत्तर, परामर्शदाता की निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला, व्यक्तित्व संबंधी गुणों का समावेश। परामर्शदाता के अंदर व्यक्तित्व संबंधी गुणों का होना आवश्यक है, जैसे विनम्र स्वभाव, सहयोगी व्यवहार, व्यापक रुचि, दूरदर्शी व आकर्षक व्यक्तित्व आदि का होना चाहिए। और दूसरा है परामर्श प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण। परामर्शदाता को विभिन्न व्यावसायिक जानकारी, निर्देशन के प्रवृत्ति, उद्देश्य व सिद्धांत का ज्ञान व मनोवैज्ञानिक परीक्षण का ज्ञान ज्ञाता होना चाहिए। यानी यहाँ पे ज्ञान लिख सकते हैं या फिर ज्ञाता लिख सकते हैं, ज्ञान होना चाहिए। यानी जो परामर्श देने वाला शिक्षक है उसको वो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित भी हो, शिक्षित भी हो, तभी तो परामर्श अच्छा देगा। तो संख्या इसमें तीसरा पॉइंट है उच्च शैक्षिक योग्यता। परामर्शदाता उच्च शैक्षिक योग्यता वाला होता है, जिसमें सामान्य शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा दोनों प्राप्त किया होता है। लचीलापन, परामर्शदाता लचीले स्वभाव के होते हैं। चौथा है पक्षपात से परे व्यवहार। परामर्शदाता हमेशा निष्पक्ष होता है, वह पक्षपात किसी के साथ नहीं करता है। पांचवा है ईमानदार। परामर्शदाता ईमानदार होता है, उनको ईमानदार भी होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, मनोविज्ञान के प्रमुख कार्य बताइए। उत्तर, शिक्षा मनोविज्ञान के निम्न कार्य हैं। पहला, बालकों की प्रकृति की पहचान। प्रत्येक बालक शारीरिक, बौद्धिक, सांवेगिक और सामाजिक दृष्टिकोण से एक दूसरे से अलग होते हैं। मनोविज्ञान का कार्य बालकों के विभिन्न गुणों की पहचान करके शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण करना। दूसरा है उद्देश्यों का निर्धारण। उद्देश्यों का निर्धारण मनोविज्ञान का एक मुख्य कार्य है। उद्देश्यों का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बालक बालिकाओं में हम क्या व्यवहारगत परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसी में दिया हुआ है विशिष्ट बालिकाओं में व्यवहार परिवर्तन लाना चाहते हैं। ये यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, नीचे से पढ़ना था। विशिष्ट बालकों की पहचान। विद्यालय में बहुत विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो सामान्य स्तर के विद्यार्थियों से अलग होते हैं। मंद बुद्धि वाले, तेज बुद्धि वाले, विकलांग आदि, जिनको सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना कठिन होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य ऐसे विद्यार्थी की पहचान कर विशेष प्रकार के मनोविज्ञान की शिक्षा प्रदान करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, भारतीय पुनर्वास परिषद के कार्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, भारतीय पुनर्वास परिषद के कार्य निम्न है। पहला है, ये देखिए, ये प्रश्न भारतीय पुनर्वास के परिषद के कार्य, ये जो सेम प्रश्न पिछले क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था। सेम प्रश्न पिछले 3 क्लासों में हम लोगों ने बहुविकल्प में भी पढ़ा था। किसका ये कब पारित हुआ था? पारित हुआ था 1992 में और लागू हुआ था 1993 में। तो इसका पहला जो भारतीय पुनर्वास परिषद के कार्य हो जाएगा, दिव्यांगों के पुनर्वास से संबंधित प्रशिक्षण एवं नीतियाँ बनाना। दूसरा, कार्यरत संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों को मान्यता देना। तीसरा, पुनर्वास से संबंधित विशेषज्ञों के प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम निर्माण करना। चौथा, PWD के पुनर्वास के क्षेत्र में काम करने वाले संस्थानों की मान्यता को वापस भी लेता है। और पांचवा, पेशेवरों कर्मियों के पंजीकरण के लिए केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर बनाए गए हैं। यानी रजिस्टर भी बनाता है और रजिस्टर से नाम भी हटाता है। कर्मी और पंजीकरण से केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर से उनका नाम भी हटाता है और उनको ऐड भी करता है। और छठवां है, भारत और विदेशों में विकलांग लोगों के पुनर्वास से संबंधित शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थाओं से नियमित रूप से जानकारी लेता है। अब और सातवां हो जाएगा, यहाँ पे 7वां पॉइंट रहेगा, PWD के पुनर्वास के क्षेत्र में
मास्टर डिग्री, स्नातक की डिग्री, पीजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम चलाने वाले संस्थानों या संगठनों या विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। इतने सारे कार्य हो जाएंगे भारतीय पुनर्वास संगठन के। प्रश्न संख्या 39 है, बौद्धिक निःशक्त बच्चों हेतु संसाधन कक्षा गतिविधियों को लिखिए। उत्तर, बौद्धिक निःशक्त बच्चों की कक्षा संसाधन। पहला, बौद्धिक निःशक्त बालक जिसकी बुद्धि 50 से 75 के बीच होते हैं, ऐसे बालकों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है, यानी उनको विशेष टीचर पढ़ाते हैं। दूसरा, ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि IQ 50 से 25 के बीच होती है, ऐसे बालकों को, यहाँ पे पॉइंट नहीं रहेगा, इसी में रहेगा, ऐसे बालकों को विशेष साधनों, कक्षाओं तथा शिक्षकों की आवश्यकता होती है, जिससे बालक अपनी गति से कक्षा में संसाधनों के माध्यम से सीखते हैं। चौथा है, कुछ ऐसे बालक होते हैं जिनका IQ 25 से कम होता है। ऐसे बालक गंभीर रूप से मानसिक मंदित होते हैं। वे आजीवन दूसरों के ओर से रहता है, यानी दूसरों के पे वो निर्भर रहते हैं, हमेशा दूसरों के सहारे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनको देखभाल की आवश्यकता होती है। और पांचवा है, बौद्धिक निःशक्त बालकों को कक्षा में शिक्षित करने के लिए चित्र, दृश्य, सब संसाधनों का प्रयोग करते हैं, जिससे बालक को सीखने में कठिनाई का अनुभव नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। प्रमस्तिष्क पक्षपात वाले बच्चों हेतु थेरेपिक विधि को लिखिए। उत्तर, प्रमस्तिष्क पक्षपात वाले बच्चों हेतु थेरेपिक विधि थर्मोथेरेपी में लिखेंगे। गर्भ चिकित्सा स्पास्टिक मांसपेशियों को आराम करने में मदद करती है और इस प्रकार की गति को थेरेपी अधिक रेंज प्राप्त करने में मदद करती है। दूसरा है अल्ट्रासाउंड थेरेपी। अल्ट्रासाउंड थेरेपी का उपयोग आसंजनों को तोड़ने, परिसंचरण को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है और इस प्रकार जोड़ों की गति को बढ़ाने में मदद करता है। तो इसी के साथ आज का प्रश्न पत्र यहीं पूरा होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थर्ड सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।